नमस्कार साथियों, मैं बलवीर सिंह कौरव, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय बावन पाएगा, आनंद नगर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान दौर में हम सभी कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जबकि हमारे प्रदेश के सभी विद्यालय बंद हैं, विद्यालय में कोई भी बच्चे नहीं आ रहे हैं, इसके लिए सरकार और शिक्षक सभी प्रतिबद्ध हैं कि बच्चों की पढ़ाई न रोके। इसके लिए सरकार भी डिजी लैब के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई करा रही है। उसी के तारतम्य में मैंने भी बच्चों की पढ़ाई न रुके इसके लिए विषय वस्तु से संबंधित कुछ पाठ्य योजनाओं के वीडियो बनाए हैं, जिस वीडियो से बच्चे उस पाठ की विषय वस्तु को सही तरीके से समझ सकते हैं। मेरे सभी वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल बीके साइंस क्लासेस पर भी उपलब्ध है, जिसे बच्चे यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल को देख सकें, इसके लिए सभी बच्चों से और देखने वालों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि उन्हें अगला वीडियो समय सीमा में मिल सके। धन्यवाद। आज के हम वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का वीडियो होगा, जिसमें हम कक्षा 8 के पहले पाठ को एक्सप्लेन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे फसल क्या है, फसल के प्रकार, फसल या कृषि की पद्धतियाँ क्या होती हैं। इन पद्धतियों में पहला है मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण एवं जंतुओं से भोजन। फसल क्या होती है? तो फसल को समझने के लिए हमें चाहिए फसल की परिभाषा लिखें। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि फसल क्या है, फसल किसे कहते हैं, इसके लिए हम देखते हैं फसल की परिभाषा। किसी एक स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को फसल कहते हैं। हम देखते हैं ग्राउंड में बहुत सारे पौधे होते हैं जो उग जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर एक ही तरह के पौधों को उगाता है, वो सभी क्या कहलाते हैं? फसल कहलाते हैं। तो ये परिभाषा है। फिर आ जाता है हमारा फसल के प्रकार। तो फसल कितने प्रकार की होती है? तो फसल को दो भागों में बांटा गया है। फसल के प्रकार होते हैं दो, एक खरीफ की फसल, दूसरी रबी की फसल। खरीफ की फसल क्या होती है और रबी की फसल क्या होती है? ये जो दो शब्द हैं काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं कि खरीफ की फसल क्या है और रबी की फसल क्या है। इसमें आता है कि खरीफ की फसल के दो उदाहरण लिखो, रबी की फसल के दो उदाहरण लिखो। तो खरीफ की फसल क्या होती है कि इन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। मतलब ऐसी फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं वो खरीफ की फसल कहलाती हैं। उदाहरण है इसके धान, मक्का, सोयाबीन। इसी तरह से हमारी दूसरी होती है रबी की फसल। इन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है, जैसे गेहूं, चना, मटर। तो जो भी कृषि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं रबी और खरीफ। रबी दो शब्दों से, दो अक्षरों से मिलकर के बना हुआ नाम है रबी, और हमारा एक उदाहरण है इसका गेहूं। तो रबी और गेहूं का संबंध है, दो अक्षर से ये बना हुआ है, दो अक्षर से ये बना हुआ है। तो गेहूं के साथ में जितनी भी फसल बोई जाती है वो सभी की सभी फसल कैसी होती है? रबी की फसल कहलाती है। और जिन फसलों को हम खरीफ तीन अक्षर से बना हुआ है, उसी टाइप से हमारा है मक्का, या हम एक नाम और दे सकते हैं इसमें बाजरा, ज्वार, ये भी तीन अक्षर से बना हुआ है। तो बाजरा के साथ में जो भी फसल बोई जाएगी वो सभी कैसी होंगी? जब खरीफ की फसल होंगी। तो धान, मक्का, सोयाबीन, बाजरा। अब ये नहीं होगा कि सभी अक्षर तीन से ही नाम बने हों, कोई भी हो, लेकिन ये है कि जो बाजरा के साथ में बोई जाएगी वो सभी कैसी होंगी? खरीफ की फसल होगी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा आता है कृषि पद्धतियाँ। तो कृषि पद्धति क्या होती है? तो जैसे भी हम एक निश्चित समयावधि में खेती को करने के लिए कुछ क्रियाकलाप करना पड़ते हैं, उन्हें हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। कृषि पद्धतियाँ क्या हैं? वे पद्धतियाँ जो एक निश्चित समय सीमा में खेती के लिए की जाती हैं, वो कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। प्रमुख पद्धतियाँ निम्न हैं। कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं? क्वेश्चन केवल इतना ही आ जाता है हमारे यहाँ कक्षा 8 में। तो प्रमुख कृषि पद्धतियों के नाम लिखो। तो कृषि पद्धतियाँ, प्रमुख कृषि पद्धतियाँ क्या है? निम्न है।
जैसे नंबर 1 मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। एक निश्चित समय सीमा होती है। तो सबसे पहली क्या है, मिट्टी तैयार करना। किसी भी फसल को बोने के लिए हमें खेत को तैयार करना होता है, जिसके लिए हम मिट्टी तैयार करते हैं। विभिन्न पद्धतियाँ होती हैं मिट्टी तैयार करने के लिए। परंपरागत और आधुनिक पद्धति है। जैसे परंपरागत पद्धति में हम हल और बखर से जुताई करते थे। आधुनिक पद्धति में इसके लिए विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों को अगले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से हम कल्टीवेटर से फसलों के लिए बुआई करते हैं या जुताई करते हैं, पहले मिट्टी तैयार करते हैं। जैसे ही हमारे खेत की मिट्टी तैयार हो जाती है तो फिर आती है बुआई। जब खेत तैयार हो जाता है तो उसमें हम चुनी हुई फसल को, जो हम फसल बोना चाहते हैं, उस समय पर उन बीजों को हम डालते हैं। तो खेतों में बीजों को डालने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। बुआई होने के बाद जब हमारे उससे अंकुरण हो जाता है, उस अंकुरण के बाद उसकी वृद्धि या सही तरीके से विकास हो सके तो उसके लिए खाद और उर्वरक हमें उसमें देना पड़ता है। खाद उर्वरक देंगे, धीरे धीरे समय सीमा आगे बढ़ेगी। जब उन्हें ज़रूरत होती है, कुछ फसलों को जब पानी की कमी होती है वहाँ हम सिंचाई करते हैं। तो नेक्स्ट पद्धति, अगली पद्धति होती है सिंचाई। तो फसलों को जब हम कृत्रिम रूप से पानी देते हैं, वो पानी की विधि क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। फसलों के साथ में जो अवांछनीय पौधे उगाते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। इन खरपतवारों से भी हमें सुरक्षा देनी पड़ती है। इसके लिए भी अलग अलग पद्धतियों को हम उपयोग करते हैं। जब फसल परिपक्व हो जाती है उसके बाद फसल को हम निश्चित समय अवधि के बाद काट लेते हैं, उसे कटाई कहते हैं। काटने के बाद फसल से जो दाने निकलते हैं उसे प्रत्येक किसान अपने अपने घर पर सुरक्षित स्थान पर रख लेता है। उस रखने को हम क्या कहते हैं, भंडारण। तो वो फसल का भंडारण कहलाता है। इस तरह से हमारी ये 7 प्रमुख कृषि पद्धतियां हैं जो सभी कृषि के अंतर्गत आती हैं। तो ये अभी थी हमारी फसल की पद्धतियां या कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियों के बाद हम छोटे छोटे टॉपिक को लेंगे जिसमें कि क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जाम में। उन्हीं टॉपिक को अपन लेंगे। जैसे खाद एवं उर्वरक को देना, खाद एवं उर्वरक देना। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हमें पता होना चाहिए खाद या उर्वरक क्या है। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। पोषक स्तर क्या होता है, जिससे पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल सके और वो अपनी वृद्धि कर सके। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें हम पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाते हैं वो कहलाते हैं खाद एवं उर्वरक। अब खाद और उर्वरक 2 नाम हैं, तो इन दोनों में कोई अंतर है क्या? तो खाद क्या होते हैं, उर्वरक क्या होते हैं? ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, आता है ये। तो खाद और उर्वरक में अंतर लिखो या खाद या उर्वरक क्या है। तो हम दोनों का अंतर को हम समझेंगे। खाद क्या होता है? खाद जो गोबर और खाद्य जो अवशेष हैं या पौधों के अवशेष हैं उनके सड़ने से या उनके विघटन से जो बनता है उसे खाद कहते हैं। इसे हम ग्रीन मैन्योर या हरी खाद भी कहते हैं। इसी तरह से उर्वरक क्या होता है? तो उर्वरक में है ये मानव निर्मित लवण होते हैं। ये एक तरह से लवण या सॉल्ट हैं जो मनुष्य इन्हें बनाता है या मनुष्य निर्मित करता है। तो पहला पॉइंट था। दूसरा है इसे खेतों पर बना सकते हैं। तो खाद में गोबर और खाद्य अवशेष चाहिए या पौधों के अवशेष, तो ये खेतों पर भी बनाया जा सकता है। लेकिन उर्वरक को बनाने के लिए किसकी? फैक्ट्रियों की आवश्यकता होती है। उर्वरकों को हम फैक्ट्रियों पर बना सकते हैं। तो दूसरा अंतर ये हो जाए, खाद को हम खेत पर बना सकते हैं, उर्वरक को फैक्ट्रियों में बनाते हैं। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है। अगर खाद मिट्टी में डालेंगे, खेत में डालेंगे, तो उसे आर्द्रता या नमी या ह्यूमस प्राप्त होगी, जबकि उर्वरक से ऐसा कुछ नहीं होता। उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस नहीं देते। चौथा पॉइंट आ जाता है, चौथा नंबर है हमारा कि जो खाद है, खाद में पोषक पदार्थों की मात्रा कम होती है, ठीक है। और जो उर्वरक होते हैं इनमें पोषक पदार्थों की मात्रा प्रचुरता से होती है या अधिक से अधिक होती है। पोषक तत्व क्या? जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस,
और पोटेशियम। तो इस तरह से NPK नामक उर्वरक को किसान डालते हैं खेतों में, जिससे फसल का उत्पादन अच्छे से हो सकता है। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व तो कम मात्रा में होंगे और इसमें हमारे प्रचुर मात्रा में होते हैं। सिंचाई क्या है? जो फसल है, फसल में निश्चित समय अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। मतलब एक निश्चित समय के बाद, कुछ फसलों में 10 दिन के बाद, किसी फसल में 15 दिन के बाद पानी दिया जाता है, जल दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। तो निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देने की क्रिया या जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई होती कहाँ से? कुछ स्रोत हैं जहाँ से जल हमें प्राप्त होता है, उन्हें हम जल स्रोत कहते हैं, जैसे कुआं, तालाब, झील, बांध, नहर, नदियाँ आदि। जो स्रोत हैं वो स्रोत ही हमारे सिंचाई का साधन है। अब क्योंकि ये स्रोत हैं, तो ये स्रोत कोई अपने आप पानी इनसे वहां तक नहीं पहुंच जाता है। इन स्रोतों से पानी को किसी भी तरीके से खेतों तक पहुंचाया जाता है सिंचाई के लिए। उसे उन सभी को हम 2 पद्धतियों में बांटते हैं, जिन्हें हम सिंचाई की पद्धतियां कहते हैं या तरीके कहते हैं। तो पारंपरिक तरीके और आधुनिक तरीके। तो पारंपरिक तरीकों से जो सिंचाई होती है उसके 4 मुख्य साधन है। एक है मोट या घिरनी, दूसरा है चैन पंप, तीसरा होता है ढेकली और चौथा होता है रहट। तो इसमें मोट या घिरनी क्या होती है? एक बहुत बड़ा पात्र बनाया जाता था पहले चमड़े का। उस चमड़े के पात्र को रस्सी से बांध करके घिरनी के ऊपर डाल के पशुओं से या बैलों से खींचा जाता था, उससे कुएं से पानी निकालते थे। इसी टाइप से चेन पंप होता था। जैसे जो चेन पंप से घूमता है, घूमते से छोटे छोटे डिब्बों में पानी भर के आता है, ऊपर गिरता चला जाता है और इस प्रकार से पानी नदी से उठा के या कुओं से उठा के खेतों तक ले जाया जाता है। ढेकली, कोई तालाब में पानी भरा हुआ है या नदी पास से गुजरती है, तो वहां से एक बड़ी लकड़ी होती है, उस लकड़ी के साइड में एक तरफ क्या होता है, पानी के भरने के लिए पात्र होता है, दूसरी तरफ बहुत बड़ा पत्थर लगा देते हैं, जिससे वो ऊपर नीचे होकर के पानी को बाहर निकाल देते हैं। रहट भी बैलों के द्वारा चलाया जाता है। इन चारों विधियों से हम पारंपरिक तरीके से प्राचीन समय में सिंचाई करते थे। इसके लिए आपको एक स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर चित्र देखेगा, उस चित्र के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। सिंचाई के आधुनिक तरीके, आजकल जो सिंचाई होती है वो मुख्य रूप से 2 तरह से होती है। एक होती है छिड़काव तंत्र, एक होता है ड्रिप सिस्टम। छिड़काव तंत्र क्या होता है? कुछ हमारे यहाँ सिंचाई की ऐसी जगह पर भी आवश्यकता होती है जहाँ की जमीन बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। उस उबड़ खाबड़ जमीन पर या ऊंची नीची जमीन पर हम पाइपलाइन डाल देते हैं। उस पाइपलाइन सिस्टम से छिड़काव विधि के द्वारा हम सिंचाई करते हैं। और कुछ ऐसी फसलें हमारी होती हैं जिन्हें कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जिसे हम ड्रिप एरीगेशन या ड्रिप तंत्र के द्वारा पूरा करते हैं। इसके लिए विभिन्न चित्रों के माध्यम से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं दोनों पद्धतियों। खरपतवार से सुरक्षा। तो खरपतवार क्या होते हैं? खरपतवार वे पौधे होते हैं जो हमारी फसल के साथ अवांछनीय रूप से उग जाते हैं। तो फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं, जिनसे फसल का कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं होते। अब इसके लिए इन्हें हटाने की जो पद्धति होती है, प्रक्रिया होती है, वो कहलाती है निराई। निराई क्या है? ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ जाता है कि निराई क्या होती है। तो फसल से खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। जो भी अवांछनीय पौधे उसमें उग जाते हैं, जब हम उन्हें निकालते हैं उसे हम निराई कहते हैं। निराई के लिए विभिन्न प्रकार के औजारों का उपयोग भी किया जाता है, कुछ रसायनों का उपयोग भी किया जाता है, जैसे खुरपी। खुरपी से हम खोद करके या निकाल करके अलग कर देते हैं, या फिर कुछ रसायन जिन्हें हम खरपतवार नाशी कहते हैं, उनका छिड़काव हम फसल पर कर देते हैं। तो फसल के लिए कोई नुकसान नहीं होता और खरपतवार सूख करके नष्ट हो जाते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तो उसके लिए आता है फिर कटाई। तो कटाई क्या है, या कटाई से आप क्या समझते हो, कटाई किसे कहते हैं? तो फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। जब फसल पक करके तैयार हो जाती है
अलग अलग फसल का टाइम पीरियड अलग होता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। तो जब पक करके तैयार हो जाती है उसे हम उसको काटना ही कटाई कहलाता है। सामान्यतः कटाई के लिए दराती का उपयोग किया जाता है। आजकल आधुनिक पद्धति में कटाई के लिए हार्वेस्टर का उपयोग भी करने लगे हैं, जिससे हम गेहूं की कटाई करते हैं। तो हार्वेस्टर के द्वारा हम क्या करते हैं, कटाई करते हैं। तो हार्वेस्टर, और पहले हम दराती से कटाई करते थे। कटाई के बाद आता है भंडारण। तो भंडारण क्या होता है? उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण चरण है। अगर फसल में हमने जो भी दानों का उत्पादन हुआ या अनाज का उत्पादन हुआ, उसे हमें लंबे समय तक सुरक्षित रखना होता है। उसे सुरक्षित रखने के लिए किसी विशेष स्थान पर रखा जाता है, जहां हम अनाज को चूहों से, नमी से या सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रख सकें और लंबे समय तक हम उपयोग कर सकें। किसान इस भंडारण के लिए जूट के बोरों का उपयोग करते हैं, साइलों का उपयोग करते हैं, और सरकार इसी अनाज के भंडारण के लिए बड़े बड़े भंडार गृहों का उपयोग भी करती है। ये शासन के स्तर पर होता है। किसान अपने घरों में साइलों या बड़े बड़े धातु के पात्रों का उपयोग करते हैं। इस पाठ का अंतिम बिंदु था हमारा जंतुओं से प्राप्त भोजन। जंतुओं से प्राप्त भोजन में आ जाता है हमारा पशुपालन। तो पशुपालन क्या होता है? पशुओं को पाल करके भी हम बहुत सारे भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मीट या दूध जो हमें मिलता है भोजन के रूप में, उसका हम उपयोग करते हैं। तो भोजन के लिए पशुओं को पालना ही पशुपालन कहलाता है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इसे पशुपालन कहते हैं। धन्यवाद साथियों। अगर सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी क्रम में इसी पाठ का अगला वीडियो होगा, जिसमें पाठ 1 के जो अभ्यास प्रश्न हैं, उन अभ्यास प्रश्नों को विस्तृत ढंग से समझाया जाएगा। धन्यवाद।